साथियों मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। आज 11 जुलाई है और 11 जुलाई जैसा कि आप सभी जानते हैं आज विश्व जनसंख्या दिवस है। विश्व जनसंख्या यानी कि पूरी पृथ्वी पर मानव जाति की जनगणना, मानव कुल की जातियां कुल कितनी हैं। तो बात करें अगर वर्तमान समय में 7.8 अरब मानव जातियां भारत पर पृथ्वी पर उपस्थित है। हर एक देश की अलग अलग आबादी है, यानी कि हर एक देश की अपनी अलग जनगणना है, उसका एक अलग विचार है। लेकिन यहाँ पर पूरी पृथ्वी यानी कि जो पृथ्वी का वो भाग जिस पर जीवन संभव है, यानी कि जो 70% भाग पानी से भरा है, 30% में जो भाग भूभाग पठार है, कुछ भाग ऐसे ग्लेशियर हैं, उनको हटाने के बाद जो भाग बचता है जिस पर मानव जाति की उत्पत्ति हो सकती है, मानव वहाँ रह सकते हैं, ऐसे स्थानों पर अगर कुल बात की जाए तो 7.8 अरब लोग अब निवास कर चुके हैं इस पृथ्वी पर। 7.8 से एक कहानी आ जाती है और एक प्रश्न बन जाता है कि भारत में यानी विश्व में 7वें अरब पर जन्म लेने वाला जो प्राणी है या बच्ची है या लड़का है वो कौन है। तो एक बिटिया ने जन्म लिया था 7वें अरब पर। अगर हम बात करते हैं फिलीपींस की राजधानी मनीला, और वहाँ पर एक बिटिया ने जन्म लिया जिसका नाम है कामाचो। कामाचो ने इसको क्या करते हैं ये लिया है। अगर दूसरी बात अगर आप करते हैं फिर यहाँ ध्यान से देखते हैं तो जनगणना का जो कॉन्सेप्ट है, यहीं से जनगणना का कॉन्सेप्ट सबसे पहले विश्व में इंग्लैंड द्वारा लिया गया था। और आपको शायद ये भी जानकारी होगी कि जो जनसंख्या दिवस हम मना रहे हैं ये इंग्लैंड के कारण ही मना रहे हैं। इंग्लैंड ने 1989 में यानी कि 1989 में विश्व की पहली जनगणना उन्होंने कराई थी, यानी कि पूरे आधार पर, और तभी से यह यानी कि जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी बात हालांकि बहुत पहले से पहल की जा रही है, चली आ रही है कि भाई जनसंख्या क्या है, कैसे है। तो हम यहाँ अगर बात करते हैं तो ध्यान से अगर समझिएगा कि विश्व की पहली जो जनगणना है वो इंग्लैंड में हुई, लेकिन जो जनसंख्या दिवस की मैं बात कर रहा था वो 1989 से मनाई जा रही है। जनसंख्या की जो जनगणना है ये मानव जाति की, ये इंग्लैंड ने 17वीं शताब्दी में ही शुरू कर दी थी, लेकिन इसको भारत में आते आते लग गए 19वीं सदी। पहली जनगणना भारत की 1872 ईस्वी में हुई, 1872। आप जानते होंगे अंग्रेज वायसराय मेयो ने भारत में पहली जनगणना कराई। ये वही मेयो की बात मैं कर रहा हूं जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनजातियों के द्वारा चाकू मारकर की गई है। इसकी समाधि भारत में है। 2 वायसराय हैं जिनकी समाधि भारत में है, एक मेयो और एक आप जानते हैं कॉर्नवालिस, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अब कहानी यहाँ से नया मोड़ लेती है कि जनगणना तो भारत में हो गई 1872 में, लेकिन 10 वर्षीय जनगणना कब शुरू की गई तो वो जनगणना 1881 में रिप्पन के द्वारा शुरू की जाती है। रिप्पन एक वायसराय बनकर आया जिसने कॉन्टिन्यूटी यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कराने की बात कही और कहा कि जनगणना यानी कि ये 10 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, क्या है ये हिसाब निकालना होता है ना कि भाई हमारे परिवार में कितने मेंबर हैं, वैसे ही एक देश में कितने सदस्य हैं, ये जनगणना का कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ से एक प्रश्न निकल करके आता है कि भाई मानवों की जनगणना यानी कि जनगणना जो हम कर रहे हैं इस जनगणना के अध्ययन को क्या कहते हैं। एसएससी 2016 का ये प्रश्न है, 10+2 का ये प्रश्न है। तो उसमें पूछा गया प्रश्न ये है कि बताएं जनगणना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जनगणना के अध्ययन को कहते हैं, आप हमें उत्तर दें, मैं बताता हूँ तब तक इसको। डेमोग्राफी कहा जाता है जनगणना के अध्ययन को। ध्यान यहाँ नोटिस करिए, इसको नोट करिए, पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए। देखिए बाहर आपके लिए वीडियो बनाने का एक उद्देश्य ये भी है, आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हो, सीरियसली बिल्कुल नहीं ले रहे हो। इसीलिए कोई बोर्ड पे लिखा रहता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो। अब स्क्रीनशॉट का कोई ऐसा लोचा होगा नहीं। ज़्यादातर वीडियो मेरी आउटर प्लेस पे ही आपको मिलेगी, जिससे आप वीडियो अगर वाकई पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं आप तो आप नोट करेंगे। अन्यथा ऐसे ही यूट्यूब पे बहुत सी क्लासेस चलती हैं, मेरी भी चलेंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फिर यहाँ पे 1881 के बाद ये 10 वर्षीय कॉन्टिन्यूटी जनगणना शुरू हो गई। 1881 में हुई, 1891 में हुई, 1901 में हुई और 1911 में हुई। लेकिन 1921 की जनगणना एक ऐसी जनगणना थी जिसमें भारत की जनसंख्या जो वृद्धि थी वो घट गई। और इस जो जनसंख्या थी जनगणना की, इस जनगणना को महाविभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऐसी कौन सी जनगणना थी जिसे महाविभाजन वर्ष के नाम से जानते हैं, वो है आपकी 1921 में कराई गई जनगणना। चेम्सफोर्ड के समय में ये जनगणना हुई थी।
अब यहाँ से कहानी निकल करके आती है कि ठीक है भाई, चलो चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। 1931 में जनगणना कराई गई, यानी कि इरविन के द्वारा, और इरविन ने इसमें भारत में पहली बार बताया कि भारत में कुल कितनी प्रकार की जातियां हैं, भारत में कुल कितने जातियों के लोग निवास करते हैं। यानी कि कहा जाए जाति के आधार पर जनगणना जो बनाई गई वो 1931 की जनगणना थी, जातीय जनगणना थी। फिर 1941 की जनगणना आती है, यानी कि आज़ादी के पहले की जनगणना। ये है आज़ादी से पहले की जनगणना, यानी कि 1941 की जनगणना। इस जनगणना ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि गुलाम भारत में कुल कितने निवासी हैं। वो थे 40 करोड़। उस समय हमारी आबादी 40 करोड़ थी। जो ये प्रश्न बनता है कि जब हम आज़ाद हुए, भारत जब आज़ाद हुआ, तो उस समय भारत की कुल आबादी कितनी थी? 40 करोड़ की आबादी भारत में थी। खैर, अब अगर काउंटेबल करें तो काउंटेबल में 8 जनगणनाएं ऐसी होती हैं जो आज़ादी से पहले की थी। कैसे? 1881, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931 और 1941। ये आपकी 8वीं जनगणना थी आज़ादी से पहले तक की। अब आज़ादी से बाद भारत की पहली जनगणना होती है 1951। लेकिन हमारे देश में संविधान निर्मित हुआ, संविधान में जनगणना के विचार को रखा गया कि जनगणना किस सूची का विषय रखा जाए, तो जनगणना को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। पहले ये संघ सूची का विषय सिर्फ रहा, लेकिन बाद में समवर्ती सूची में रखा गया। संविधान के भाग 7 में अनुच्छेद 246 में इसको स्थान दिया गया, इसको वैल्यू दी गई अनुच्छेद 246 में, और संविधान के भाग 7 में इसको स्थान दिया गया। आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई, और इस जनगणना में एक आंकड़ा आता है कि 18% यानी कि 18 पॉइंट समथिंग परसेंट हमारे देश की जो साक्षरता दर थी वो सबसे कम इसी वर्ष, यानी कि हमने पहली बार जाना कि भारत में कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे। कुल जनगणना का 18% लोग भारत में सिर्फ पढ़े लिखे। बड़ी दुख भरी कहानी थी। जनसंख्या वृद्धि हमारे देश में तेजी से हो भी रही थी, और उसी समय भारत की जनसंख्या को सीमित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम लाए गए। परिवार नियोजन कार्यक्रम का सूत्रपातक अगर देश कहा जाए, सूत्रधारक देश कहा जाए, वो चाइना था, क्योंकि चाइना की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। जनसंख्या विस्फोट उसके यहाँ लगातार बढ़ता चला जा रहा था। उसी इस कॉन्सेप्ट पर भारत ने परिवार नियोजन का ये जो कार्यक्रम है अपने यहाँ लॉन्च किया। सबसे पहले परिवार नियोजन लागू करने वाला देश भारत है, निर्मित करने वाला देश चाइना है। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। कहानी मोड़ लेती है 51 के बाद आता है आपका 61 के बाद आता है 71। 1971 की जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि 1971 की जनगणना की जो सीटें हैं, जनगणना के हिसाब से ही सीटों का आवंटन 2026 तक के लिए यथावत कर दिया गया है। शायद आपको पता होगा कि राज्यसभा में या लोकसभा में या किसी संसदीय क्षेत्र में या आप कहें परिसीमन आयोग का जो गठन होता है, निर्धारण होता है, सीटों का जो चयन होता है, वो जो सीटें रखी जाती कितने पर, वो 1971 की जनगणना पर, जो जनगणना का कॉन्सेप्ट था उसी पर आधारित सीटें रखी गई हैं। आपने एक प्रश्न सुना होगा कि यूपी लोकसभा में कितनी सीटें हैं। अगर यूपी से कहा जाए लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो आपको पता है 80 हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, आपको ये पता है। ये किस पर आधारित हैं? ये 1971 की जनगणना पर आधारित हैं, तब से यथावत बनी हैं। 2026 में इनको बदलाव की जरूरत है, क्योंकि अगर हम ऐसा ना करते तो हर राज्य अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता जा रहा था, अपने नेताओं को यानी कि भरता जा रहा था कि हमारी ओर से नेता बहुत ज़्यादा होंगे, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हमारे नेता भी वहाँ ज़्यादा होंगे। ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा था। 1971 में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने इसके लिए बहुत पहल की और इंदिरा गांधी ने इसे ऐसे स्टॉप कर दिया। लेकिन 1975 में इंदिरा गांधी ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में जबरन लागू कर दिया, जबरदस्ती। और इस परिवार नियोजन कार्यक्रम में जबरन लागू होने पर सरकार पर बुरा असर पड़ा और इंदिरा गांधी को सत्ता गंवानी पड़ी। अभी हम वर्तमान उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किए जाने की बात चल रही है। सरकार ने अपने राज्य विधि आयोग को एक जिम्मा सौंप दिया है, प्रारूप तैयार किया जा रहा है। जैसा कि आप न्यूज़ में आपने देखा होगा, 2 हफ्ते पहले योगी जी ने इसका ऐलान कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में 1-2 बच्चों से अधिक बच्चे नहीं होंगे। जिनको अगर ऐसे 2 बच्चों से अधिक बच्चे अगर जिनके होंगे, उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ये ही बात ठीक उसी प्रकार, यानी कि ये कहानी, ये दौर, ये आज का जो दौर है, ये 1975 के इतिहास को कहीं ना कहीं दर्शाता है। जितने लोग हैं, जनता है, कैसे उग्र होगी कैसे उग्र नहीं होगी, सभी बातों को हम समझेंगे। 1971 की जनगणना के बाद 1981 की जनगणना होती है और उसके बाद 1991।
1991 की जनगणना भारत में सबसे अधिक अगर कहा जाए शैक्षिक दर जनगणना थी, यानी कि सबसे अधिक शैक्षिक दर कहा जाए वो जो वृद्धि हुई वो वर्ष 1991 की जनगणना में हुई। 1991 की जनगणना कहा जाता है ये 20वीं सदी की आखिरी जनगणना थी, और 19वीं सदी की जनगणना आखिरी क्या थी? 1881। आपको ये शायद 1891, ये आपको पॉइंट याद हो रहा होगा। 1891 ये जो है 19वीं सदी की आखिरी जनगणना है। 20वीं सदी की क्या है? 1991। अब आते हैं 21वीं सदी पर, यानी कि 21 सेंचुरी पर अगर आते हैं तो 21 सेंचुरी की पहली जनगणना 2001 में होती है, और उसके बाद फिर आता है 2011 जिसकी जनगणना आप सभी ने देखी। अभी करंट टाइम में अगर कहें 2021 में जनगणना यानी हो रही है, प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए सरकार कर रही है, लेकिन कोरोना काल में इस महामारी के कारण ये जनगणना जो 2019 में इसके लिए प्रारूप ढांचा तैयार किया गया था, 16 भाषाओं में भाषा जनगणना करने का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया था वो सब अभी स्थगित है। अभी उस पर क्या विचार चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, जैसे ही अपडेट आता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। ये आपकी जनगणना का कॉन्सेप्ट था, लेकिन जनगणना से अगर हम बात करें तो परिवार नियोजन एक टॉपिक भी शुरू हो जाता है। जैसे ही जनसंख्या वृद्धि आती है, जनसंख्या की बात करेंगे तो परिवार नियोजन टॉपिक अपने आप उसमें अप्रत्यक्ष रूप से ऐड हो जाता है। अब कुछ प्रश्न ऐसे निकल के आते हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम है क्या? परिवार नियोजन यानी कि एक परिवार को सीमित नियोजित कर देना ही एक परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार को सीमित रखना, सीमित कर देना ही ये नियोजन है, यानी नियोजित कर दिया गया तो ये परिवार नियोजन है, फैमिली प्लानिंग जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। अब अगर हम बात करते हैं तो परिवार नियोजन कार्यक्रम दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो पहले हम अस्थायी की बात करते हैं। अस्थायी अगर हम बात करें तो अस्थायी कॉन्सेप्ट वो होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर खुल के विचार बात करने की है, और बिल्कुल संकोच मत करिएगा, क्योंकि मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो ऑफलाइन क्लास में बच्चों को ये देखता हूँ कि बच्चे इस टॉपिक पर बात करने से कतराते हैं। ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जिन पर बच्चे खोलकर बोल भी नहीं सकते हैं, प्रश्न भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एसएससी ने प्रश्न किया है इसलिए मैं प्रश्न बना रहा हूँ और प्रश्न पूछ भी रहा हूँ आपको। अस्थायी जो कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहले आता है महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक गोलियाँ, जिसमें एक प्रश्न एसएससी ने उठाया है, 2013 का प्रश्न है कि गर्भ निरोधक गोलियाँ किसके द्वारा निर्मित की गई थी, यानी कि उसके खोजकर्ता कौन हैं। आप हमें इसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देंगे। लेकिन अब एसएससी अपडेट हो चुका है, सीजीएल का थोड़ा सा जिसे कहते हैं भौकाल वो कम हो चुका है। कम इसलिए हो गया, देख ही रहे हैं 2013 के जो तब से जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं, 2016 में जो हुआ तमाम ऐसी बातें, इसलिए थोड़ा सा उसमें अगर हम ना जाएं, अगर वापस एसएससी अपने फॉर्मेट में आ जाए जिस प्रकार से एसएससी था, तो एक प्रश्न नया बनेगा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जो परिवार नियोजन कार्यक्रम में पुरुषों के लिए कॉन्डोम, जानते हैं ना जिसे निरोध कहा जाता है, कॉन्डोम किस पदार्थ का बना हुआ होता है, ये प्रश्न आप मुझे इसके उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। बेहिचक खुलकर बात करिए इस टॉपिक पर, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, देश के निर्माण का टॉपिक है। यानी कि हमारे पास जमीन है उतनी ही रहेगी, लेकिन हमारा परिवार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हम क्या खिलाएंगे उनको, कहाँ उनको स्थान देंगे, कहाँ रखेंगे उनको? अगर हम उनको स्थान अगर नहीं दे पाएंगे तो हम वनों की ओर पहुंचेंगे। वन हमारे देश में देख ही रहे हैं आप, 21% अगर हम बात करते हैं तो वनों की संख्या में वृद्धि जो होनी चाहिए वो कमी आ जाएगी। हम दूसरों के परिवेश में घुस जाएंगे, जानवरों का परिवेश कहाँ जाएगा, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। तो एक विचार, एक चीज़ नहीं है, ये सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, ये सिर्फ इतना सोचिए कि परिवार अगर बढ़ता गया तो देखो मृत्यु दर भी तो होनी चाहिए। हमारी मृत्यु दर हो रही है, परिवार बढ़ रहा है तो चलो ठीक है, लेकिन भारत में मृत्यु दर बहुत कम है, आपको पता है। पहले भारत में शिशु मृत्यु दर और महिला यानी कि जननी जो मृत्यु दर थी वो बहुत ज़्यादा थी। अभी भी भारत नंबर 1 पे चलता है, लेकिन भारत ने जननी सुरक्षा योजना चलाया, जच्चा बच्चा योजना चलाया, और भारत ने इसको सीमित कर लिया। यानी कहा था 1 सेकंड पर भारत में 2 बच्चे पैदा होते हैं। ये जनसंख्या विस्फोट की ओर हमें ले जा रहा है। 1 सेकंड में 2 बच्चे, जितनी देर में ये वीडियो देख रहे हैं उतनी देर में पता नहीं कितने बच्चे पैदा हो चुके होंगे। आप समझ नहीं सकते हैं, हंसने वाली बात नहीं है ये आप सोचिए, समझिए इस चीज को। लॉकडाउन ने तो जनसंख्या वृद्धि को और बढ़ा दिया। घर में बैठे थे, क्या करें, तो चलो भाई यही कर लेते हैं, मजाक शुरू करते हैं, मजाक में जनसंख्या वृद्धि हो गई हमारी। तो भाई लॉकडाउन ने कहीं ना कहीं भारत की ओर जनसंख्या वृद्धि की ओर बहुत आगे लेके गए। इसका भी रिपोर्ट आ जाएगा, देखिएगा। जैसे ही कोरोना काल थोड़ा सा कम होगा, इसका प्रभाव घटेगा, तो जो भी यानी कि समाज कल्याण केंद्र या जितने भी ये लोग हैं अपनी रिपोर्ट जारी करेंगे कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हुई 2020 से लेकर के 2021 के बीच में कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई, ये दिख जाएंगे आपको।
तो पहला जो अस्थायी कॉन्सेप्ट था वो पुरुषों के लिए था, यानी कॉन्डोम, और महिलाओं के लिए गर्भनिरोधक गोलियां। हालांकि कॉन्डोम महिलाओं के लिए भी आते हैं, वो अलग तरीका, अलग प्रक्रिया है, वो कभी उसी पर अलग बात करेंगे। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक स्थायी प्रक्रिया आती है। स्थायी प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो एक नलबंदी होती है, एक नसबंदी होती है। नसबंदी पुरुषों की होती है, नलबंदी महिलाओं की होती है। अंडकोश और डिंबकोश के जो नलिकाएं होती हैं उन्हें काटकर फोल्ड कर दिया जाता है, यही है नलबंदी और नसबंदी। एक प्रश्न अच्छा सा भी आया है, आप लोग शायद जानते हैं कि ये, हाँ, वो जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद एक मशहूर कोचिंग, मैं कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, उनके एसटी में प्रश्न देखने को मिला था मुझे कि कॉपर टी को और किस नाम से जाना जाता है। कॉपर टी महिलाओं के लिए यानी गर्भनिरोधक गोलियों के अतिरिक्त एक है, ये प्रिकॉशन है, यानी कॉपर टी ईयर वाइज होती है, 6 मंथ, 1 साल, 3 माह, 3 वर्ष ऐसे ही होती है। अब तो इंजेक्शन भी आ चुके हैं। तो ये कॉपर टी को और किस नाम से जानते हैं? कॉपर टी को लूप के नाम से जाना जाता है, एक नया नाम इसका, यानी कि लूप, बात करें लूप पहले ही चलती थी, लूप के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न आपने सुन लिए हैं परिवार नियोजन पर, ठीक है, खुलकर बात करनी है, आपको जागरूक करना है। अब आते हैं यूपी पर। यूपी सरकार ने जो एक्शन, यानी कि जो जिन्होंने घोषणा की है, ये बहुत सराहनीय कार्य है। जब भी देखिए कुछ परिवर्तन करने की बात आप करेंगे तो दुनिया समाज आपका विरोध करेगा, नो डाउट, और ये दुनिया का दस्तूर, जैसे वो जीते हैं वैसे जीते चले आए, उनको वो आदत पड़ चुकी है। अगर आपने बदलाव करने की कोशिश की तो आप पहले दुश्मन बनेंगे, पक्का है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आपके अगर बात की जाए तो आपका एक महाभारत, यानी कि आपकी धार्मिक कथाएं हिंदू धर्म की हैं, उसमें कर्ण नाम के एक पात्र हैं। कर्ण, हालांकि मैं पात्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कथाएं सत्य हैं असत्य हैं ये पता नहीं, इतनी जितनी भी, लेकिन मैं हिंदू भावना को ठेस नहीं पहुँचना चाहता हूँ। तो ये कर्ण जो महोदय हैं, इन्होंने जो वर्ण व्यवस्था थी, जिसको इन्होंने जन्म प्रधान उस समय थी उत्तर वैदिक काल में, उसको कर्म प्रधान करने के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया, और संघर्ष करते करते मर गए, लेकिन परिवर्तन वो नहीं कर पाए, दुनिया में विरोध का सामना उनको करना पड़ता था। तो ठीक उसी प्रकार जब कुछ नया करते हैं आप, तो नया करने के समय आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। योगी जी ने सराहनीय कार्य किया है, ये कदम आज नहीं तो कल किसी न किसी मुख्यमंत्री को उठाना था ही, उठा लिया है उन्होंने, ठीक किया है। अब इसके पीछे का 2 लॉजिक समझिएगा। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ला दिया है कि यूपी में, हालांकि आ जाएगा, अभी आया नहीं है, यानी कि बिल जो है पास नहीं हुआ है, अभी तो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट तैयार होने में कितना समय लगेगा? मुश्किल से 1 या 2 महीने का समय आएगा। दिसंबर नवंबर में आचार संहिता लग जानी, उससे पहले ये बिल पास हो जाएगा और चुनाव से पहले ये नतीजे आ जाएंगे। इसका असर चुनाव पर भी दिखेगा। समाज बहुत उग्र है उनसे और खफा है, तो हो सकता है कि उनको ये जो है चुनाव में इसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, उन्होंने कहा कि 2 बच्चों से अधिक जिनके बच्चे होंगे उनको सरकारी योजनाएं नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पे तर्क वितर्क शुरू हो चुका है कि 2 बच्चे अब से या पहले से, तो आप कैसे डिसाइड करोगे अब से या पहले से? जहाँ तक मेरा एक अपना आकलन है कि अब से नहीं लगेगा, ये पहले से ही लगेगा कि यूपी में जिनकी एज एक लिमिटेड बाउंडेशन होगी, शायद एज कि 40 वर्ष का अगर व्यक्ति है, उसकी परिवार में इतने लोग हैं तो वो लाभ नहीं ले सकता। युवा पीढ़ी अगर वो काउंट करता है 18 वर्ष के बाद, जो मैरिड अगले जो हैं, जिनका जो शादियां हुई हैं इतने साल, इतने वर्ष के बाद, अगर उनके इतने बच्चे हैं तो ये लागू नहीं होगा। शायद ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हो जाए, वरना अगर कॉन्सेप्ट ऐसा कर दिया कि यूपी में जिनके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चों से अधिक बच्चे हैं, वो लाभ नहीं ले पाएंगे, तो सबसे पहले यार तुम्हारा जो गुरुजी दीपक सर हैं वो खुद ही बाहर हो जाएंगे। उनके पिताजी की 3 संतानें हैं, एक मैं, एक मेरा छोटा भाई और एक मेरी छोटी बहन, तो ये खुद बाहर हो जाएंगे जैसे तैसे। तो देखा जाता है ये क्या कॉन्सेप्ट होगा, कैसा कॉन्सेप्ट होगा, बड़ा अनोखा एक समझ में आएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो भारत में यूपी पहला राज्य नहीं जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए लागू किया है। असम के बाद यूपी दूसरा राज्य है जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम की ओर बढ़ावा दिया है और इसने कदम उठाए। ओके, तो यहाँ समझने वाली बात एक और भी है कि योगी जी की इस विचारधारा से सबसे अधिक प्रभावित और कौन कौन समुदाय होगा, कौन कौन जन समुदाय होंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि हिंदू धर्म में 4 पुत्र मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। ये उस जमाने की बातें थीं या उस दौर की बातें थीं जब हमारे पास पर्याप्त संसाधन थे। अब पर्याप्त संसाधन नहीं है हमारे पास। जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हम क्या खाएंगे और क्या खिलाएंगे? पानी का लेवल देख रहे हैं आप कहाँ जा रहा है, कृषि दर आप देख रहे हैं सामने क्या है, कैसा है, आप सबको आप दिख रहा है। यानी कि जो लीगली है उस पर हम बात करें। इसीलिए आपका जो परिवेश होता है वो बाहर का ज़्यादातर होता है कि आप देखो दुनिया सच्चाई से अवगत हो जाओ कि यार इस देश में चल क्या रहा है। डिजिटल बोर्ड तो मेरे पास नहीं है कि डिजिटल बोर्ड पे मैं आपको तस्वीरें दिखा सकूं या ये कर सकूं या जो भी है उसमें फेक तस्वीरें कर सकूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सीधे लाइव देखो, ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये लोकेशन देखो आप। ओके, तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि पर आज के लिए इतना ही। एक टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि, यानी कि IAS का एक टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट।
तो कभी इस टॉपिक पर अगर चर्चा करी या इस पर कभी वीडियो बनी तो मैं अवश्य बनाना चाहूँगा और आपसे इस पर और डिटेल में बात करना चाहूँगा। तो आज के लिए इतना साथियों, जय हिंद साथियों।